गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी 6th 7th 8th तीनों क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, आप जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। हमारी 6th 7th 8th की जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी 9th क्लास, जिसमें ये हमारी हिस्ट्री है 9th क्लास की। फर्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए, वहां पे जाके इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों से जबरन प्रवेश जो है कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर में पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल का जो किला था, बास्तिल किले की जो जेल थी, उसको तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष जो है बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह जो है संजोना चाहते थे। कई बार होता है ना, लोग कोई पुरानी चीज़ें तोड़ दी जाती है या कोई बड़ी इमारतें तोड़ दी जाती हैं, तो लोग वहाँ से कुछ ना कुछ सामान उठा के अपने घर पे ले आते हैं ताकि उनको सजा कर रख सकें। ठीक है, चलिए। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, यह हम आगे देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई गई है बास्तिल की जेल, जिसको लोगों ने जो है जला दिया, तोड़ डाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट हेडिंग है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। 1774 में जो बूर्बो राजवंश है, जैसे आजकल हम बिस्किट खाते हैं ना बर्बन के, तो उन्हीं के राजवंश के चले हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पे हैं। बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उनकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। कितनी थी? 20 वर्ष। और हम लोग कितने के हो गए आजकल? 25, 26, 30, 35, 40 तक हो गए हैं और हम क्या कर रहे हैं? अपनी जॉब की तलाश में भटक रहे हैं। ठीक है, उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ। राजद्रोहण के समय उनके राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साए जो जेल थी, वर्साए के विशाल महल और राजदरबार को शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज था, जो है और जुड़ गया। पहले से ही था 2 अरब लिब्रे का, और 10 अरब लिब्रे का जो कर्ज है वो और जुड़ गया। ठीक है, लिब्रे क्या है? वहाँ फ्रांस की जो है करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपए हैं। ठीक है, देखिए उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। कर्ज चुकाने को
चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। यह कदम भी नाकामी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। मतलब जो गरीब लोग थे उन्हीं पे कर और थोप दिया गया। ठीक है। और 3 स्टेट में बटा हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। ये यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे दिखाया गया है। 3 वर्ग थे। पहला कौन सा था? प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट था कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में कौन कौन आते थे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। ये सारे कौन से आते थे? तीसरे स्टेट में। ठीक है। और ये किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सब तीसरे स्टेट में आते थे और इन्हीं लोगों से कर लिया जाता था। इन ऊपर वाले लोगों से नहीं लिया जाता था। ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूला करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थी। चर्च भी किसानों में करों का एक हिस्सा था। टाइद क्या है? धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था। इन करों में टाइल जो प्रत्यक्ष कर थे और उनके अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यहाँ से देखेंगे नए शब्द क्या हैं। एक सेकेंड। हाँ, नए शब्द क्या हैं? लिवरे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट क्या है? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को व्यवस्थित करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग क्या है? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइद क्या है? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और टाइल क्या है? सीधे राज्य को अदा करने वाला कर। ये चीज़ें जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइड में ये बुक्स दिए जाते हैं, तो इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है, बेचार गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। मतलब जो गरीब आता है सामान लेके, उसको तो वो देखता नहीं। सारी नज़र कहाँ होती है उसके ऊपर? जो सामान लेके आता है, फल, पैसा, सलाद। ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और जो किसान है वो मक्खी। वो किसान के ऊपर मकड़े की तरह बैठा हुआ है। शैतान को जितना भी दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी और सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर
कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थिति अब और बदतर जो है हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। जब सूखा आ जाता या ओले पड़ जाते तो स्थिति और भी जो है उनकी बदतर हो जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। जीविका संकट क्या है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। मतलब जो न्यूनतम चीज़ हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक हमारी वस्तुएं हैं खाने की, खाना हो गया, पानी हो गया, कपड़े हो गए, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। अनाम क्या है? जिसका नाम मालूम नहीं होता। देखिए ये एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ से देखेंगे। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारियों के अंत की कल्पना की। यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? मध्य वर्ग, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन लॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द रिस्पेक्ट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उनमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुईस होलवे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकारी वाली व्यवस्था में विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ये एक स्रोत है, स्रोत का देखेंगे। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत है। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीतिक में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को ये खत लिखा है। मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलने असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए कहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे अब जो है आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू मतलब फ्रांसीसी पैसा होता है तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने
भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा है। इस वृत्तांत में उसकी जो ये टिप्पणी है दी गई है नीचे, ठीक है। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। क्रांति की शुरुआत, सेकंड है हमारा क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों में लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसलिए इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिससे तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था। इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। यहाँ से देखेंगे, फ्रांसीसी सम्राट ने लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व उसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। तो ये पुस्तक का नाम आप याद रख लीजिएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किसने लिखी है? रूसो ने। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। एक बार ये ऊपर इम्पोर्टेंट जो तिथियां दी गई हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1774 में लुई 16वें फ्रांस का राजा बना। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान हुआ। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 से फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ थे हम। यहाँ से तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। किसने किया? मिराबियो और आबे सिए ने। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारियों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत में सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट, यहाँ से देखिए, उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली
प्रचार पुस्तिका जो है पैम्फलेट लिखी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टेनिस कोर्ट में शपथ ले रहे हैं सब। एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविस द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। यहाँ से देखते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के दौरान के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकरी जो मालिक है की स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए थे। जैसे अब हुआ था ना, जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगा था कोरोना के टाइम पे, तो सब ने अपनी जो है वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी थी। ऐसे ही उस टाइम पे क्या हुआ कि पाव रोटी की जो कीमत है वो जो बेकरी के मालिक थे उन्होंने बढ़ा दी थी। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजाम के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानुबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर जो है लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में यह भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बलोचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। ऐसे देखते हैं। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोह प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि वह यह मान लिया कि उनकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारियों को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया गया था। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। कितनी? 20 अरब। देखिए, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना, इसके बारे में जानेंगे। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिक, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इस चित्र में देखने के लिए बोल रहे हैं, क्या दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। ये देखिए इधर। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं कितना बड़ा है ये। काफ़ी बड़ी हो जाएगी क्लास। एक सेकंड। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र है ये इधर। ठीक है, चलिए तो ये हम यहीं तक कर लेते हैं आज। ठीक है,
तो आधा चैप्टर हम कल कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो एक दूसरे पार्ट में हम कल कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।